पति या पत्नी किसी का भी अगर कोर्ट में मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उनको उस मेंटेनेंस केस की तारीखों पे जाने से मतलब नहीं रखना चाहिए। उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि उनका मेंटेनेंस केस है जो सही लाइन पे चल भी रहा है फिर नहीं चल रहा है, उनके साथ में कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी उनको कैसे मिलेगी। तो आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन बताने वाला हूं जो सभी मेंटेनेंस केसों पे लागू है और इसी गाइडलाइन के आधार पे मेंटेनेंस है जो डिसाइड होगा। पति और पत्नी दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अभी इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, आप बाद में करते नहीं है तो अभी आपको लाइक करना है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, पहले इसको लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद में शेयर भी कर दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन बताने वाला हूं जो सभी मेंटेनेंस केसों पर लागू है और इसी गाइडलाइन के मुताबिक मेंटेनेंस है जो डिसाइड होगा। तो इस गाइडलाइन के कई पॉइंट है जो एक एक करके मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। सारे पॉइंट आपको जानना जरूरी है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो इस गाइडलाइन का पहला पॉइंट इस तरीके से है जो आपको जानना है कि अगर पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एक से अधिक मेंटेनेंस के केस किए जाते हैं, जैसे CRPC 125 का हो गया, DV का हो गया, अन्य और भी कोई केस हो गया, और इन मेंटेनेंस केसों में अलग अलग ऑर्डर है जो पति के ऊपर हो गया कि पति है जो पत्नी को इतना इतना मेंटेनेंस देगा। जैसे CRPC 125 में पति के ऊपर ऑर्डर हुआ 5,000 रुपए का, DV के अंदर ऑर्डर हुआ 7,000 रुपए का, और अन्य केस में हुआ और कुछ। तो इस तरीके से अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो क्या पति को ये सारा मेंटेनेंस अलग अलग केसों में अलग अलग हिसाब से देना होगा? तो नहीं, अब ऐसा नहीं है। इस गाइडलाइन में इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि जैसे 125 में पति के ऊपर 5,000 रुपए का ऑर्डर हुआ है और DV के केस में हुआ है 7,000 रुपए का, तो पति अगर 125 के अंदर 5,000 रुपए है जो पत्नी को दे रहा है तो उनके एविडेंस है जो पति के पास में है, तो पति को क्या करना है, इन एविडेंस को ले जाके DV के केस के अंदर देना है जहां पे 7,000 का ऑर्डर हुआ है कि मैं 5,000 रुपए है जो पत्नी को दे रहा हूं। तो वहां पे फिर पति को क्या करना होगा, 2,000 रुपए ही मेंटेनेंस के रूप में देने होंगे। तो इस तरीके से है जो पति को फायदा मिल जाएगा। तो इस गाइडलाइन में ये व्यवस्था की गई है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस गाइडलाइन का अब दूसरा पॉइंट इस तरीके से है कि अगर पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो उस मेंटेनेंस के केस में दोनों को अब इनकम एफिडेविट देना होगा। पहले एप्लीकेंट के द्वारा दिया जाएगा, उसको सारे एसेट्स और लाइबिलिटी वगैरह है सब कुछ उसको वहां पे बताना होगा, उस एफिडेविट के माध्यम से शो करना होगा। दूसरे नंबर पे जो रेस्पोंडेंट है उसको 4 वीक के अंदर इनकम एफिडेविट देना होगा, उसको भी जो सारे एसेट्स लाइबिलिटी है, कहाँ से क्या इनकम वगैरह होती है, तो दोनों का है पूरी डिटेल इनकम से रिलेटेड है उन एफिडेविट के अंदर देनी होगी। उनको झूठ नहीं बोलना है। अगर वो इनकम एफिडेविट में झूठ का सहारा लेते हैं तो यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है उसको पता चलता है कि इसके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, तो उसके द्वारा वो कोर्ट के अंदर एविडेंस देके कि देखिए, जज साहब को बता के कि देखिए इनके द्वारा इस तरीके से झूठ का सहारा लिया गया है, तो उसके ऊपर CRPC 340 की कार्रवाई है जो सामने वाली पार्टी करवा सकती है, जिससे उनको जेल भी हो सकती है और मेंटेनेंस भी ना मिले। और यहाँ पे दूसरा जो है मतलब सामने वाला जो पति है उसके ऊपर भी लागू होता है। वो भी क्या है कि अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो पत्नी वहां पे उनकी डिटेल है जो बता सकती है। तो यहाँ पे है जो पति का फंसना भी संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे है जो दोनों को सतर्क रहना है। इनकम एफिडेविट में जो भी वो डिटेल दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, उनको 100% जेन्युइन ही देनी है, गलत जानकारी नहीं देनी है। तो ये अब इसमें व्यवस्था की गई है गाइडलाइन का। ये जो दूसरा पॉइंट है जो आपके समझ में आ गया होगा। अब इस गाइडलाइन का तीसरा पॉइंट इस तरीके से है कि मेंटेनेंस का क्राइटेरिया है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए पहले है जो पत्नी का ग्राउंड देखा जाएगा कि उसका जो आर्थिक ग्राउंड है वो किस तरीके का है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, वो कहीं पे जॉब भी कर रही है फिर नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो कितनी सैलरी पे कर रही है, ये बातें देखी जाएगी। दूसरा है फिर पति का देखा जाएगा कि पति का जो आर्थिक ग्राउंड है वो कैसा है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है, वो कहाँ पे जॉब कर रहा है, कितनी सैलरी पे कर रहा है, ये सारी बातें देखी जाएगी। अगर पति जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी है, पत्नी यहाँ पे जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी कितनी है। फिर दोनों का यहाँ पे जो मैनेज है वो देखा जाएगा कि पत्नी की अगर कम सैलरी है, उसका अगर उस सैलरी के अंदर भरण पोषण नहीं हो रहा है तो पति से उसको मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा। अगर पत्नी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है, वो बेरोजगार है, केवल पढ़ी लिखी है, तो उस सिचुएशन में फिर कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि पति की तो यहाँ पे इनकम है, उसकी सैलरी आ रही है, वो जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे पति से उस पत्नी को दिलवाया जाएगा। यहाँ पे अगर उसकी हाई क्वालिफिकेशन है, पत्नी की वो अच्छी पढ़ी लिखी है, तो उसको एक डायरेक्शन भी दिया जाता है कि आप भी अपना जॉब को देखिए, जॉब के लिए ट्राई कीजिए।
यहाँ पे अगर पत्नी कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रही है, वहाँ पे है जो पति कमा रहा है, अच्छी उसकी सैलरी वगैरह है, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस हो पति से दिलवाया जाएगा पत्नी को। अब देखो अगर इसके विपरीत होता है, जो पति है वो बेरोजगार है, वो केवल पढ़ा लिखा ही है, और यहाँ पे जो पत्नी है वो जॉब कर रही है, अच्छी उसकी सैलरी है, तो जो पति है वो भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है सेक्शन 24 HMA के अंदर। ये व्यवस्था भी की गई है। तो ये तो अलग से सेक्शन बना हुआ है जो पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के ये बात सामने आती है कि दोनों का पहले ग्राउंड देखा जाएगा कि ग्राउंड किस तरीके का है, दोनों की गलतियां देखी जाएगी कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो गलती किसकी है। तो कोर्ट है जो बिल्कुल बारीकी से देखते हुए मेंटेनेंस को डिसाइड करता है। तो कोर्ट के द्वारा इस तरीके से है जो मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। अगर दोनों के बच्चे हैं तो उस सिचुएशन में बच्चों का मेंटेनेंस किस तरीके से होगा। देखो बच्चों के मेंटेनेंस के लिए बच्चों की जो एज है, जो एजुकेशन है, वो डिपेंड करती है कि बच्चे कितने बड़े हैं, कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से है जो मेंटेनेंस तय किया जाता है। फर्स्टली तो जो बच्चों के फादर हैं वो मेंटेनेंस को देते हैं। अगर मदर जो है बच्चों की वो भी अगर जॉब कर रही है, अच्छी सैलरी है, तो उस सिचुएशन में जो फादर और मदर है दोनों के हिसाब से मेंटेनेंस बच्चों को दिलवाया जाता है। वहाँ पे है जो फिर कोर्ट क्या करती है, परसेंटेज तय करती है कि यहाँ पे जो फादर है वो कितना मेंटेनेंस देंगे और जो मदर है वो कितना मेंटेनेंस बच्चों को देगी। तो ये है जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से मेंटेनेंस का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाता है। अब इस गाइडलाइन का चौथा पॉइंट इस तरीके से आता है कि पति के ऊपर जो मेंटेनेंस है वो कब से लगेगा। तो यहाँ पे इस गाइडलाइन में ये व्यवस्था की गई है कि पति के ऊपर जो मेंटेनेंस है डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगेगा। पति को है जो मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही पे करना होगा। तो ये व्यवस्था भी इस गाइडलाइन के अंदर की गई है। अब इस गाइडलाइन का पांचवा पॉइंट इस तरीके से आता है कि पति से जो मेंटेनेंस है किस तरीके से वसूला जाएगा। पहला तो इसमें यह है कि पति अगर अपनी मर्जी से दे देता है तो ठीक है, अगर पति नहीं देता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी, तो यहाँ पे जो पति के पास में प्रॉपर्टी है उसको देखा जाएगा कि पति के पास में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पत्नी को उस प्रॉपर्टी में से उतना हिस्सा दिलवाया जाएगा जिससे वो अपने मेंटेनेंस की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। थर्ड, अगर पति प्रॉपर्टी भी नहीं देता है, मेंटेनेंस भी नहीं देता है, तो पति को फिर पनिशमेंट दी जाएगी। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी जो उसने अवहेलना की है तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगेगा, उसको जेल वगैरह भी होगी। तो इस तरीके से है जो मेंटेनेंस लागू होगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।